नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये दो शब्द आपने पिछले कई हफ्तों में कई बार सुने होंगे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इन 5 सवालों के जवाब देंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या हैं, इन्हें क्यों लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया, सुनवाई में सारे पक्षों के तर्क क्या थे, जो डेटा एसबीआई ने रिलीज किया उस डेटा से हमें क्या समझ में आ रहा है, और आखिरी सवाल कि इस सारी जानकारी से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है। पॉलिटिकल फाइनेंसिंग किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक पेचीदा सवाल है। पैसे और पावर दोनों का एक साथ आना और सिस्टम को कंट्रोल करना किसी भी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक होता है। साल 2017 में श्री अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भारत में इंट्रोड्यूस किया। इसको लाने के मुख्यतः 2 कारण बताए गए। पहला कि सारा डोनेशन व्हाइट मनी में होगा, अर्थात कि बैंक केवाईसी करेगी डोनर का और वो टैक्स पे किया हुआ पैसा ही पॉलिटिकल फाइनेंसिंग में यूज कर पाएंगे। इससे उम्मीद यह थी कि ब्लैक मनी का जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स पे वो कम होगा। दूसरा कारण था एनोनिमिटी यानी गोपनीयता, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज को यह पता नहीं चलेगा कि उनको ये बॉन्ड किसने दिए हैं। तो इससे यह होगा कि कोई भी कॉरपोरेट हाउस या बिजनेस हाउस अपने पसंदीदा पार्टी को डोनेशन कर पाएगी बिना इस डर के कि रूलिंग पार्टी को अगर ये पता चले कि हमने ऑपोजिशन को पैसे दिए हैं तो उनका उस पर कुछ बैकलैश नहीं आएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 के अपने जजमेंट में इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया? इसके मुख्यतः 3 कारण कोर्ट ने अपनी जजमेंट में दिए। पहला कारण यह था कि कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आरटीआई के खिलाफ है, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ है। एक डेमोक्रेसी में सिटीजन के पास सारी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब कि इससे पहले मैं अपना वोट दूं, मैं कैंडिडेट्स को हर तरह से टोल मटोल करके डिसाइड कर सकूं, एक इन्फॉर्म चॉइस ले सकूं। इसी प्रावधान के तहत ही सारे कैंडिडेट्स अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी संपत्ति का ब्यौरा, अपने पे चल रहे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स सब पब्लिक डोमेन में जारी करते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि कौन सी पार्टी अपनी फंडिंग कहां से सोर्स करती है, ये जानकारी भी एक सिटीजन के इस डिसीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा कारण कोर्ट ने बताया क्विड प्रो क्वो की संभावना। क्विड प्रो क्वो एक लैटिन टर्म है जिसका अर्थात है समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कि मैं आपके को कुछ दूं और बदले में आपसे कुछ लूं। मान लीजिए कोई कंपनी एक्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को 100 करोड़ रुपए देती है, मान लीजिए कोई स्टील कंपनी है, तो बाद में जब इस पार्टी की सरकार आएगी तो इसने कोई पॉलिसी चेंज किया जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी को फायदा पहुंचाएगा। मान लीजिए उसने फॉरेन स्टील जो देश में आ रहा है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो इससे उनका स्टील महंगा हो जाएगा और इस कंपनी का स्टील ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, तो इसकी सेल डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे पॉलिसी चेंजेस इस फंडिंग के बदले ये पॉसिबिलिटी को इलेक्टोरल बॉन्ड और मजबूत करता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस रीजनिंग का इस्तेमाल किया। तीसरा कारण है डोनेशन की कोई सीमा नहीं होना। इससे पहले की व्यवस्था में कॉरपोरेट हाउसेस या बिजनेसेस अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का 7.5% एवरेज ही डोनेट कर सकते थे, उससे ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकते थे। मगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने ये लिमिट को हटा दिया। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितना भी डोनेट कर सकती है। जैसा कि हम डेटा में देख पा रहे हैं, हमें ऐसे केसेस भी मिले जिसमें कि कंपनी का रेवेन्यू 200 करोड़ था किंतु उसका डोनेशन 600-650 करोड़ था। तो ऐसे में शेल कंपनीज के द्वारा पैसा रीराउट करने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोर्ट ने इन 3 कारणों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एक और बड़ी समस्या थी, गोपनीयता या एनोनिमिटी, जिसके आधार पर इसे पब्लिक और मीडिया को बेचा गया था कि एक अच्छी स्कीम है। इसमें भी एक लूप होल था। मतलब एसबीआई को नोडल एजेंसी बनाया गया जिसके द्वारा ये बॉन्ड्स बेचे जाएंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति या कंपनी एसबीआई में जाकर बॉन्ड्स खरीद सकता था। ये सारे बॉन्ड्स एसबीआई फिर पॉलिटिकल पार्टीज को दे देते थे और पॉलिटिकल पार्टीज को विदिन 15 डेज इनको एनकैश कराना होता था। तो किसी को ये नहीं पता था कि किसने किसको कितना डोनेट किया है सिवाय एसबीआई के। बट एसबीआई एक सरकारी बैंक है,
एसबीआई के 50% से ज़्यादा शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। एसबीआई के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एसबीआई की प्राइमरी फंक्शनिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होती है। प्लस एसबीआई ने जितनी मेहनत कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड डेटा को छुपाने में की है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि एसबीआई की लॉयल्टी कहाँ लाई करती है। तो ये एनोनिमिटी जो इस बॉन्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था, वो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि किसी एक पार्टी को, मतलब रूलिंग पार्टी को ये पता है कि किसने किसको कितना डोनेट किया है और बाकी पार्टियों को ये पता नहीं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ ना। अगर एक पार्टी के पास इंफॉर्मेशन है और बाकियों के पास नहीं, तो ये बराबरी का मुकाबला नहीं। दूसरी बात, रूलिंग पार्टी इस पोजीशन में भी है जो इस इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सके। मतलब किसी ने मुझे अगर डोनेशन दिया है तो मैं उसको पॉलिसी लेवल पे फेवर्स दे दूं, किसी ने मुझे ना देकर ऑपोजिशन को डोनेशन दिया है तो मैं उसके अगेंस्ट आईटी नोटिस भेज दूं, उस पर रेट्स डलवा दूं। तो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, यहाँ रूलिंग पार्टी एक ऐसे पोजीशन में है जो इस इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सके। तो ये भी हमारे इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर नहीं बनाता। ये डेमोक्रेसी में सबको बराबर के मौके नहीं दे रहा। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें फॉरेन फंडिंग का स्कोप भी है। मतलब कल को फॉरेन कंपनीज भी इस बॉन्ड के थ्रू आकर पैसे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में डालकर यहाँ के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मतलब इंडिया का जिस तरह से जियोपॉलिटिकल राइज हो रहा है, ऐसे में इंडिया को मैनिपुलेट करने का एक ये रास्ता बन सकता है। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में काफ़ी फ्लॉज थे और कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। इस पूरे केस में जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी वो बहुत दिलचस्प हुई। मतलब सारी पार्टीज ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे और कोर्ट ने भी बहुत स्ट्रिक्ट और एक्टिव स्टैंड लिया। इसमें तारीफ करनी होगी कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की जिन्होंने इस मुद्दे को कोर्ट तक पहुंचाया, और कोर्ट की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया इस पर और फोर्स किया गवर्नमेंट और एसबीआई को एक्ट करने के लिए। एसबीआई को इस पूरे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बहुत एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। पहले तो जब कोर्ट ने उनसे सारे इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड डेटा देने को कहा तो उन्होंने ठीक 3 महीने का वक्त मांगा, मतलब चुनाव खत्म होने तक का। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और वो इस लॉजिक से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, तो एसबीआई अचानक से एक दिन में ही सारा डेटा लेकर आ गई। फिर भी उन्होंने एक यूनिक आईडी, जिससे ये पता लगे कि कौन सा बॉन्ड किस पार्टी ने कैश किया है, किसने किसको पैसा दिया है, ये बात का खुलासा हो, इस इंफॉर्मेशन को छुपाया। दोबारा कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई और फिर जाके उन्होंने ये रिलीज किया। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है, बैंकर टू एवरी इंडियन। ऐसे बड़े बैंक का अपनी इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पे आंच आने देना एक चिंता का विषय है। एसबीआई ने सरकार का हर संभव बचाव करने की कोशिश की। इससे यह भी साबित हुआ कि भले ही आपका वकील हरीश साल्वे हो, पर अगर आपके साथ फैक्ट्स नहीं है तो कोई बड़ा से बड़ा वकील भी कुछ नहीं कर सकता। जो इंडिया के बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उन्होंने CII यानी चेंबर ऑफ इंडियन कॉमर्स, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान, जिसमें यह कहा गया कि डोनर्स के नाम पब्लिक ना किए जाएं। इससे बिजनेस सेंटिमेंट को धक्का लगेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर असर पड़ेगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह मामला 12 अप्रैल 2019 से ही सब जुडिश है, और उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आगे जो भी जजमेंट आएगा उसका बेयरिंग इस पर होगा। गवर्नमेंट ने भी इसको कोर्ट में डिफेंड किया और एसबीआई के माध्यम से कोर्ट को गुमराह करने का भी प्रयास किया। उन्होंने अंत तक अपनी लाइन ऑफ डिफेंस यही रखी कि ये सिस्टम पहले के सिस्टम से बेटर है, इसीलिए इसे रहना चाहिए। और आखिरी प्लेयर था ऑपोजिशन। ऑपोजिशन ने बड़े अपॉर्चुनिस्टिकली इस मुद्दे को उठाया है और इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो भी इस स्कीम में लाभार्थी रहे हैं। हर पार्टी को इससे पैसा मिला है। ऑल्सो लिमिटेड जानकारियों को बिट्स एंड पीसेस इधर उधर से उठाकर एक कंजेक्चर के द्वारा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं एसबीआई द्वारा सबमिटेड डेटा, जिसे इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर लोड किया। यह डेटा क्या कहता है? सबसे पहले कि बीजेपी सबसे बड़ी रेसिपिएंट रही इस पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की।
लगभग 6,500 करोड़ रुपए या 57% ऑफ द टोटल अमाउंट केवल और केवल बीजेपी को गया। बट जनरली ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी उसी को सबसे ज़्यादा फंडिंग मिलती है, ऐसा हमेशा होता है। और सेकेंडली बीजेपी की बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, लगभग 16 स्टेट्स में गवर्नमेंट्स हैं, तो ये नंबर ठीक है, बट फिर भी ये नंबर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, थोड़ा हायर साइड पर है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों को 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपए इस बॉन्ड के द्वारा मिले। सरप्राइजिंगली तृणमूल कांग्रेस जो कि एक वन स्टेट पार्टी है उसको इतने ज़्यादा फंड्स मिले। मतलब कि अगर सिंगल स्टेट पार्टीज भी जिनके गवर्नमेंट में रहने की संभावना है तो बिजनेस हाउसेज उनको फंड कर रहे हैं। हम बीआरएस तेलंगाना में भी देख रहे हैं कि वहाँ भी एक वन स्टेट पार्टी को ज़्यादा फंड्स मिले। अगर डोनर साइड का डेटा देखें तो तमिलनाडु बेस्ड एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग, इसने सबसे ज़्यादा 1365 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से डोनेट किए। इसमें से 500 करोड़ डीएमके को, 600 करोड़ टीएमसी को, 150 करोड़ वाईएसआर रेड्डी की कांग्रेस को और 100 करोड़ बीजेपी को है। दूसरा सबसे बड़ा डोनर हैदराबाद बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मेगा एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड यानी MEIL है। बीजेपी की सबसे बड़ी डोनर बनकर यही कंपनी उभरी है। 519 करोड़ रुपए इसने बीजेपी को दिए हैं और सेकंड लार्जेस्ट बीआरएस को 200 करोड़ रुपए दिए हैं। अब बात है चुनाव के लिए फंडिंग जमा करना या किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना, दोनों चीजें इलीगल नहीं है, लेकिन इसके पीछे का सारा खेल जो चल रहा है वो चिंताएं पैदा करता है। अब इन डोनेशंस को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेट से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं रेड्स कर वसूली में पैसे तो नहीं लिए गए, या कहीं पॉलिसी चेंज के नाम पर या बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पैसे तो नहीं लिए गए, या कहीं पनिशमेंट की तौर पर कंपनीज को परेशान तो नहीं किया गया। पर इन सब बातों को प्रूफ कर पाना बहुत ही मुश्किल है। एट बेस्ट एविडेंस सर्कमस्टेंशियल ही हो पाएगा। पर चुनाव के इस मौसम में सारी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर चुनावी माहौल को गर्म जरूर करेंगी। पर यहां उससे भी लार्जर मुद्दा है पॉलिटिकल फाइनेंसिंग का। मतलब चुनाव में इतने पैसे लगते ही क्यों हैं, इतना खर्चा होता ही क्यों है, क्यों इतने पैसे चाहिए पार्टीज को कि कॉरपोरेट हाउसेस से फंड लेने पड़ते हैं? आपकी वजह से 97 करोड़ वोटर्स को लुभाने के लिए अभी जो देश में उत्सव शुरू होगा, डेमोक्रेसी का उत्सव यानी कि चुनाव प्रचार, उसमें पोस्टर छपेंगे, हर गली नुक्कड़ चौराहे पर बैनर लगेंगे, पैम्पलेट बटेंगे, सभाएं होंगी, रैलियां होंगी, हेलीकॉप्टर किराए पे लिए जाएंगे, पूरे देश का दौरा होगा, यात्राएं निकाली जाएंगी, हजारों लोग स्टेट घूमेंगे, अखबारों में बड़े बड़े ऐड छापे जाएंगे, चौराहों पर मुफ्त चाय नाश्ता बांटा जाएगा, भोजन भी बटेगा, दारू भी बटेगी और हाँ पैसे भी बटेंगे। तो इस पूरे उत्सव के लिए, इस चुनाव प्रचार के लिए पैसे लगते हैं, बहुत सारे पैसे, और यही जड़ है हमारे पॉलिटिकल करप्शन का। तो समाज में जो एक्सेप्टेंस है इस चुनावी प्रचार की व्यवस्था का, इस उत्सव का, वो भी दोषी है इस पॉलिटिकल फाइनेंसिंग के प्रॉब्लम के लिए, इस मनी और पावर के नेक्सस के लिए। बट बिजनेसमैन और कंपनी स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट होकर ही उन्होंने इतने पैसे बनाए हैं। उनके यहाँ रेवेन्यू, प्रॉफिट, इन सब का एक एक पॉइंट का इतना हार्ड मॉनिटरिंग होता है, कुछ भी इधर से उधर हो जाए तो चिंता हो जाती है। तो वो क्यों ऐसे 100 करोड़, हजारों करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन में बांट रहे हैं? तो क्या ये उनका इन्वेस्टमेंट है जिस पर वो बाद में रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे? तो पैसे और पावर का ये जो नेक्सस है, ये फिर देश को एक अलग राह पर नहीं ले जाएगा? तभी तो 200 करोड़ रेवेन्यू वाली कंपनी 500 करोड़ डोनेट कर रही है। ये तो साफ इशारा कर रही है कि ये शेल कंपनीज हैं। अभी ये दुनिया भर की डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। किसी को भी इसका जवाब नहीं पता कि एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में पैसे को या मनी पावर को, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने से कैसे रोका जाए। सारी डेमोक्रेसीज, अमेरिका से लेके इंडिया से लेके सारी डेमोक्रेसीज इस क्वेश्चन से अभी स्ट्रगल कर रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के खारिज हो जाने से ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली। अभी भी फंडिंग होगी, अभी भी वही लोग फंड करेंगे, अभी भी जिनको पैसे जाने थे उनको जाएंगे ही जाएंगे। बट इसने एक डिबेट
तो शुरू कर दी है हमारे देश में कि एज अ नेशन हमको ये मंथन करना चाहिए कि हम पॉलिटिकल फाइनेंसिंग को कैसे साफ करें, कोई बेटर रास्ता निकालें ताकि हम इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट ना कर सके तो कम से कम कंट्रोल तो कर सकें। अब आखिरी सवाल, इन सब से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी एडवांटेजियस पोजीशन में है इंफॉर्मेशन वाइज, रिसोर्स वाइज, तो ये इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं है। तो किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा नॉलेज है तो सिस्टम का फ़ायदा उठाकर वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। दूसरा कारण कि मनी और पावर के नेक्सस से अगर सरकारें चलेंगी तो फैसले हमेशा बड़े लोगों के हित में लिए जाएंगे। आपके और हमारे जैसे लोगों की समस्याएं कहीं प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे पड़ी होंगी। आपके पास देने को एक वोट है, वो भी इन्हीं पैसों से प्रचार कर कर आपको लुभा कर आपसे ले लिया जाएगा। टैक्स तो आप देंगे ही, तो ऐसा ना हो कि सरकार के सामने आप और आपकी समस्याएं इनसिग्निफिकेंट हो जाएं। इसीलिए एज अ सिटीजन इन मुद्दों को आपके लिए जानना और समझना दोनों बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के टॉपिक को डिटेल में समझा कि इसके पीछे की सारी डिटेल्स और इंट्रिकेसीज क्या है, कोर्ट ने इसे क्यों खारिज किया और इसका इम्पैक्ट हम जैसे लोगों को, आम लोगों की लाइफ पर क्या है। हमने कोशिश की कि हम आपको इसके सारे एस्पेक्ट्स दिखा सकें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो। आप कमेंट करके हमें टॉपिक्स बता सकते हैं जिन पर आप चाहें तो हम वीडियो बना सकते हैं। ये चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद।